nice. Let's move towards point number 3, towards civil disobedience. In 1921 की एंडिंग तक जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो वायलेंट हो गई थी काफ़ी जगहों पर, इसलिए फरवरी 1922 में गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देंगे। तो ऐसा हुआ क्या था, एक बहुत ही भयंकर जो था इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में था उस टाइम, ब्रिटिश इंडिया की चौरी चौरा वहाँ पर एक जगह थी। वहाँ पर जो था काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स जो थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में काम कर रहे थे। दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद क्या हुआ, रास्ते में पुलिस से वो क्लैश हो गए और फिर पुलिस ने जो था उन पर फायर कर दिया। अब उनको आ गया गुस्सा कि भाई तुम लोगों ने हम पर फायर कैसे करा, हम तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहे थे। इसी कारण से उन्होंने पुलिस स्टेशंस में आग लगा दी, जिसके कारण से 3 सिविलियंस यानी कि 3 जो सिविल लोग थे वो और 22 पुलिसमैन की जो थी डेथ हो गई थी। महात्मा गांधी वायलेंस के अगेंस्ट थे, तो इसी कारण से उन्होंने 12 फरवरी को 1922 में 12 फरवरी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। फिर क्या हुआ, even many Congress leaders were fatigued by mass struggles and wanted to participate in the election of provincial councils। पहले से ही कुछ लीडर्स थे जो ये चाहते थे कि इस तरीके से मूवमेंट्स करना सही नहीं रहेगा। वो ये सोचते थे कि हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को अपोज कर सकते हैं सिस्टम का पार्ट बनके, यानी कि अगर वो प्रोविंशियल काउंसिल्स के जो इलेक्शंस होंगे उनके अंदर जीत जाएं तो उसके बाद वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज कर सकते हैं एक सिस्टम का जो है पार्ट बन करके। Older leaders like Motilal Nehru and Chitrandan Das formed the Swaraj Party within the Congress and began to argue for the return of council politics। जो पुराने लीडर्स थे जैसे मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, इन्होंने कांग्रेस के अंदर एक स्वराज पार्टी बनाई जिसके अंदर उन्होंने ये रखा कि हम काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस जाएंगे और ब्रिटिश पॉलिसीज को सिस्टम का पार्ट बन के अपोज करेंगे। बट जो यंग लीडर्स थे, गरम खून, जो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इसके फेवर में नहीं थे कि इससे कुछ नहीं होगा, हमें मास एग्रीगेशन यानी मूवमेंट्स ही चलानी चाहिए, लोगों में जो गुस्सा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम फुल इंडिपेंडेंस को प्राप्त कर सकें। और ये जो टाइम था, कोई सोच रहा था कि भाई हम सिस्टम का पार्ट बन के अपोज कर सकते हैं, कुछ सोच रहे थे कि हम जो है अपोज करके बन सकते हैं। तो इसके कारण से ये टाइम जो था इंटरनल डिबेट का और डिसेंशन का था कांग्रेस के अंदर। दिस पीरियड वाज आल्सो इफेक्टेड बाय द ग्रेट डिप्रेशन। जब इंडिया पर ग्रेट डिप्रेशन आया था बिकॉज एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे उस टाइम पर 1926 में जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो फॉल हो गए थे और 1930 में भट्टा बैठ गया था उनका, यानी कि कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एग्रीकल्चर की जो चीज़ें थी वो उनका बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमी थी वो डाउन जा चुकी थी। द होल कंट्री वॉज इन द टर्मोइल बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी लोगों को इस कंट्री में ड्यू टू द ग्रेट डिप्रेशन। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन लाया। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई टॉरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन to look into the demands of nationalists and suggest changes in the constitution। तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, टॉरी गवर्नमेंट, तो उन्होंने ये सोचा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंडिया में जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है ब्रिटिश ने, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जो नेशनलिस्ट्स हैं उनके डिमांड्स पर काम करके उसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। बट जो कांग्रेस था उसने अपोज करा इसको। क्यों अपोज करा? क्योंकि उसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। भाई अगर तुम्हारे पास इंडियन मेंबर ही नहीं है, तुम्हें पता कैसे लगेगा क्या दिक्कत है इंडियंस को?
तो क्या चेंजेस करोगे तुम, कुछ भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे। उनमें सिर्फ ब्रिटिश थे, इसी कारण से कांग्रेस उन्हें अपोज कर रहा था। In 1928, when Simon Commission arrived in India, it was greeted with the slogan "Go back Simon." जब 1928 में साइमन कमीशन आया तो इसको "गो बैक साइमन" के स्लोगन से इसका स्वागत करा गया, यानी कि वापस गो बैक साइमन, जाओ, हमें नहीं चाहिए साइमन। All the parties including Congress and Muslim League participated in the demonstration. ये जो गो बैक साइमन का नारा था सबने लगाया, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, सभी ने। और यहाँ पर जो था लाला लाजपत राय इसमें काम कर रहे थे, नॉन वायलेंटली कर रहे थे। बट हुआ क्या, वहाँ पर लाठीचार्ज हो गया। जो लाला लाजपत राय थे उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, जिस कारण से 17 नवंबर को 1928 में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। यानी कि साइमन कमीशन ला रहे थे, वहाँ पर लोग अपोज कर रहे थे, लाठीचार्ज हो गया और लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। In an effort to win them over, the Viceroy, Lord Irwin, announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecific future and a roundtable conference to discuss the future constitution. अब जो लॉर्ड इरविन थे, वाइस रॉय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो उन्होंने जो था इंडियंस को, नेशनलिस्ट्स को ये ऑफर करा कि हम डोमिनेंट स्टेटस रखेंगे, यानी कि दो कॉन्स्टिट्यूशंस चलेंगे साथ साथ में पैरेलली, इंडियन गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट साथ साथ में चलेंगी, जिसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने डिस्कस करने के लिए कि अगला फ्यूचर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रहेगा, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी। बट कांग्रेस लीडर्स को सही नहीं लगा। कांग्रेस लीडर्स के जो रेडिकल्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो इसके बिल्कुल अपोजिट थे। लिबरल्स और मॉडरेट्स हु वर proposing the constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. जो ये सोच रहे थे कि सिस्टम में जा कर के हम अपोज कर सकते हैं, उनकी इन्फ्लुएंस कम हो गई और 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस बनाई गई, जिसके अंदर पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस जो था उसका आइडिया रखा गया। यानी कि वो ये नहीं चाहते थे, डोमिनियन स्टेटस जो था जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि भाई हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ब्रिटिशर्स तुम जाओ यहाँ से, हम अपना देश है हमारा, हम खुद चला लेंगे। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये डिसाइड करा गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा जाएगा और वहाँ पर लोग आएंगे और पूरी फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए प्लेज लेंगे। बट जो सेलिब्रेशन था बहुत कम लोगों तक पहुँचा, काफ़ी लोग थे जिनके पास ये पहुँचा ही नहीं। इसी कारण से महात्मा गांधी जो थे उन्होंने फ्रीडम के आइडिया को बढ़ाने की सोचा। तो उन्होंने सोचा कि ये वाइड स्प्रेड तब होएगा जब कोई कंक्रीट इशू, एक कॉमन इशू लिया जाए। तो उन्होंने चुना सॉल्ट चुना, क्योंकि सॉल्ट जो है सबकी ज़रूरत है। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स जो थे, वैसे तो हम कोई भी बना सकते हैं, समुद्र में से पानी उठाओ, बॉईल करो और सॉल्ट बना लो, बट उस टाइम पर अलाउड नहीं था। ब्रिटिशर्स ने मना करा था कि कोई भी नहीं कर सकता है, वहाँ से भी वो खुद बना के देते थे और पैसे कमाना चाहते थे भाई, तो इसलिए उन्होंने सॉल्ट मार्च करा। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल, एक पावरफुल वेपन समझा, जिससे कि जो फुल कंट्री है, फुल नेशन है, वो यूनाइट हो जाएगा। तो इसी कारण से गांधी जी जो थे उन्होंने सॉल्ट मार्च करा। 11 मार्च से उन्होंने स्टार्ट करा 1930 में। गांधी जी के साथ उनके 70 ट्रस्टेड फॉलोअर्स भी थे। जो मार्च था वो जो गांधी जी का साबरमती में आश्रम था, वहाँ से दांडी तक, गुजराती कोस्टल टाउन था दांडी, वहाँ तक था, विच वॉज अबाउट 20 to 40 माइल्स लॉन्ग। और वॉलेंटियर्स जो थे उन्होंने लगभग 24 दिनों तक जो था
चलना पड़ा था, यानी कि अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो अबाउट 10 माइल्स उन्हें चलना पड़ा था। जहाँ जहाँ पर गांधी जी रुकते वहाँ वहाँ पर लोग आते थे उनकी बातों को सुनने के लिए, और गांधी जी उन्हें स्वराज का मतलब समझाते थे, यानी कि हमें ब्रिटिशर्स से पीसफुली जो है लड़ना है और अपने देश को प्राप्त करना है। ऑन 6 अप्रैल को 11 मार्च को गए, स्टार्ट करा, और 6 अप्रैल को उन्होंने वो वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने सेरेमनी के साथ, सेरेमोनियली इन अ सिस्टमैटिक वे उन्होंने लॉ को वायलेट करा, लॉ तोड़ा, और उसके बाद वहाँ पर सी वाटर को बॉईल करके सॉल्ट मैन्युफैक्चर करा। और सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अलग अलग जगहों पर लोगों ने सॉल्ट का जो लॉ था उसे तोड़ा और वो खुद सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। तो जो सॉल्ट मार्च उन्होंने करा, वायलेट करा लोगों को, सॉल्ट बनाया, इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब बात आती है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन से अलग कैसे था। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? यस, बिल्कुल अलग था भाई, क्योंकि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें लोगों को कहा गया था कि तुम उन्हें कोऑपरेट ही मत करो, डू नॉट कोऑपरेट ब्रिटिशर्स। बट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्हें कहा गया कि कोऑपरेट तो करो ही नहीं, कोऑपरेट ना करो, साथ ही साथ में लॉस भी तोड़ो। उस नॉन कोऑपरेशन में लॉस नहीं तोड़ने थे, सिर्फ नॉन कोऑपरेशन था। बट सिविल डिसोबीडियंस में जो लोग थे उन्होंने क्या करा, लॉस को तोड़ दिया। People were now asked not only to refuse cooperation but also to break the colonial laws. Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of the government salt factories. यानी कि उन्होंने सॉल्ट का जो लॉ था उसे ब्रेक करा, सॉल्ट को बनाया, और जो फैक्ट्रीज जहाँ पर सॉल्ट बनता था उनके आगे बनाया, उन्हें दिखाया कि हमने खुद सॉल्ट बनाया, हमने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लोथ वाज बॉयकॉटेड एंड लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड। फॉरेन क्लोथ्स बॉयकॉट कर दिए, लिक्वर शॉप्स को जला दिया गया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया पीजेंट्स ने, चौकीदारी टैक्सेस देने से मना कर दिया, और विलेज ऑफिसर्स जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉ गोइंग इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट द वुड एंड ग्रेस कैटल, यानी कि बेसिकली लॉस भी ब्रेक कर दिए नॉन कॉपरेशन के साथ साथ। कुछ जगहों पर लोग जो थे फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट लॉ को भी तोड़ा, वहाँ पर जो था उन्होंने पेड़ काट के अपनी वुड कलेक्शन करी और साथ ही साथ कैटल्स को भी ग्रेस करवाया। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना गाइस।